गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के क्रम में हमारा जो चैप्टर था वह था भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया है पर्वतीय प्रदेश के बारे में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में और मध्यवर्ती प्रदेश के बारे में। इस समय हम पढ़ रहे हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसमें हमने एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की वो हमने प्राप्त कर ली है। अब हम एक एक उसके जो उपभाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। कुछ इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है। मुख्य रूप से यह इसका जो विस्तार है वह दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक, राजस्थान और हरियाणा में यह फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। पर्वत निर्माण के अब तक 4 काल हो चुके हैं, जिसमें पहला काल था प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन काल, दूसरा काल था हर्षिनियन काल, तीसरा कैलिडोनियन काल और चौथा अल्पाइन काल। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, जो उत्पत्ति है, वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह किस प्रकार का पर्वत है? यह एक मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। इसको याद रखेंगे कि अरावली पर्वतमाला एक मोड़दार पर्वत है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत कैसे बना? जब एक ऊंचा पर्वत होता है तो उससे अनेक प्रकार की नदियां निकलती हैं। वो नदियां अपने तीव्र बहाव के साथ अपर्दन करती जाती हैं, चट्टानों का अपर्दन करती जाती हैं और एक समय में यह कुछ अवशेष मात्र रह जाते हैं, जिसको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। तो अरावली पर्वतमाला वास्तव में सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है और वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। गुजरात से लेकर के और रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। रायसीना हिल्स जो हैं, यहीं पर भारत के राष्ट्रपति भवन और संसद भवन जैसे अनेक इमारतें हैं। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई जो है गुजरात के पालमपुर से रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर की है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी जो है अरावली पर्वतमाला की वह गुरु शिखर है। 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह माउंट आबू, सिरोही जिला है राजस्थान का, माउंट आबू क्षेत्र है, यहाँ पर यह स्थित है। यानी कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है और माउंट आबू, सिरोही जिला, इसको नाम याद रखेंगे, सिरोही जिले में इसका विस्तार है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय प्रकार की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं उनका वर्तमान में कायंत्रण हो चुका है और कायंत्रित तथा धारवाड़ प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अरावली पर्वतमाला के क्रम में आपको क्या याद रखना है? इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। रायसीना हिल्स को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति भवन है, भारत के संसदीय भवन है, भारत के जो केंद्रीय मंत्रालय हैं वो सभी रायसीना हिल्स पर ही स्थित हैं। इसकी लंबाई याद रखेंगे 692 किलोमीटर की है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका राजस्थान में है। इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है, माउंट आबू में है और यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत का उत्पत्ति जो है वो कैलिडोनियन काल में हुई थी।
विंध्याचल की उत्पत्ति जो है वो कैलिडोनियन काल में हुई थी और इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 1200 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात से बिहार तक इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है वह मालवा के पठार के दक्षिणी छोर से शुरू होती है। विंध्याचल पर्वतमाला मालवा के पठार के दक्षिणी छोर से शुरू होती है। यह एक मोड़दार पर्वत है। यह एक मोड़दार पर्वत है। आप कई जगह पर इसको एक ब्रह्मशोध पर्वत के नाम से जानते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि यह वास्तव में किस प्रकार का पर्वत है। विंध्याचल पर्वत आप हमेशा याद रखें कि एक मोड़दार पर्वत है जिसका दक्षिणी सिरा जो है, जिसका दक्षिणी सिरा भ्रंश क्रिया का परिणाम है, जिसका दक्षिणी सिरा भ्रंश क्रिया का परिणाम है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश पाया जाता है। नर्मदा भ्रंश का जो उत्तरी भाग है वही विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी सिरा है और इसीलिए यह एक भ्रंश क्रिया का परिणाम है। विंध्याचल पर्वतमाला मोड़दार पर्वत प्लस भ्रंशोद पर्वत दोनों का उदाहरण है। लेकिन यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका सही आंसर होगा मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। यह एक जल विभाजक है। जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक एक ऐसा क्षेत्र जो नदियों के जल को विभाजित करता हो, जिसके एक ओर का जल कहीं और जाता हो, किसी और नदी क्रम में जाता हो और दूसरी ओर का जल किसी और नदी क्रम में। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है जो गंगा नदी क्रम को प्रायद्वीपीय नदी क्रम से पृथक करता है, जो गंगा नदी क्रम को प्रायद्वीपीय नदी क्रम से पृथक करता है। प्रायद्वीपीय जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं और दक्षिणी छोर से जो नदियाँ निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय नदी क्रम का हिस्सा होती है। यह एक असतत रूप से फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत जो है सतत रूप से ना होकर के एक असतत रूप में फैला हुआ है। यहाँ पर इसको विंध्याचल, भारनेर तथा कैमूर के नाम से जाना जाता है। कैमूर के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल, भारनेर और कैमूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अवसादी प्रकार की कायंती चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर यहाँ पर एक प्रमुख चट्टानी क्षेत्र है जो पाई जाती है। यहाँ पर जो प्रमुख चट्टानें हैं वो चूना पत्थर की चट्टानें हैं। ये इस बात का द्योतक हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला एक मोड़दार पर्वत है, क्योंकि ये एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं और मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में ही अवसादी चट्टानें पाई जा सकती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वत का जो निर्माण है वह भी कैलिडोनियन काल में ही हुआ था। सतपुड़ा का जो निर्माण है वो भी कैलिडोनियन काल में ही हुआ था और इसका विस्तार गुजरात से छत्तीसगढ़ तक लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला जो है गुजरात से छत्तीसगढ़ तक लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, याद रखेंगे। ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश है तथा दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है और जिसके बीच में ये सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। तो सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? एक प्रकार से सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 3 चोटियां इसकी महत्वपूर्ण है, यानी कि असतत रूप से चूंकि ये फैला हुआ है जिसके कारण इसे गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में सतपुड़ा को राजपीपला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजपीपला गुजरात में, महादेव मध्य प्रदेश में और मैकाल छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और वह उसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है और यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है धूपगढ़ चोटी। क्लियर है? अमरकंटक चोटी जो है, अमरकंटक चोटी मैकाल चोटी की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक श्रेणी है जो 1327 मीटर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1327 मीटर है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात पाया जाता है जो जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। संगमरमर की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर है? सतपुड़ा पर्वतमाला के बाद में अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला की। पश्चिमी घाट पर्वतमाला
इसकी स्थिति भारत के पश्चिमी तट के सहारे गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वतमाला की स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला गुजरात तट है, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 6 राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैला हुआ है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्लियर है? 6 राज्यों में गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैला हुआ है। तो स्थिति के आधार पर हम बात करें तो गुजरात से कन्याकुमारी तक 6 राज्य हैं जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कुल लंबाई इसकी है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की लंबाई है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है इंडिया का। पहला हिमालय है और दूसरा पश्चिमी घाट है। एक और तथ्य आपको याद रखना है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है केवल भारत में ही स्थित सबसे बड़ा या लंबा पर्वतमाला है। केवल भारत में ही जिसका विस्तार हो, ऐसे पर्वतमालाओं में सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट है। क्योंकि हिमालय की बात करें तो हिमालय कई देशों में फैला हुआ है, खास करके जैसे चीन में फैला हुआ है, तिब्बत में फैला हुआ है, नेपाल, भूटान में फैला हुआ है और म्यांमार में फैला हुआ है। लेकिन केवल भारत में ही स्थित जो पर्वतमालाएं हैं उनमें सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं? एक ऐसा पर्वत जो भ्रंश के सहारे बना हो। भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक समय में एक ही जगह पर स्थित थे, दोनों मिले हुए थे। बाद में विवर्तन की घटनाओं के परिणाम स्वरूप जब इनमें विभाजन हुआ तो एक भ्रंश का निर्माण हुआ और उसी भ्रंश कगार का एक हिस्सा है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है वह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पश्चिमी भ्रंश है। क्लियर है? यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। केरल में इसको शहय पर्वत के नाम से जाना जाता है। शहय पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री अथवा शहय पर्वत के नाम से जाना जाता है। केरल में शहय पर्वत और बाकी में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री जो पर्वतमाला है, यह पर्वतमाला सह्याद्री जो पर्वतमाला है वह मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। मुख्य रूप से सह्याद्री को 2 भागों में हम बांट देते हैं। 16 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है गोवा के निकट, यह इसको 2 भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री कहलाता है और इसका दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री में मुख्य रूप से जो सबसे ऊंची चोटी है वह कालसुबई है। कालसुबई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई। कालसुबई क्लियर है? कालसुबई ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कर्नाटक में है। इसी कालसुबई के नीचे यहाँ पर महाबलेश्वर चोटी है जो अनेक प्रकार की नदियों का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में ही है और कालसुबई के दक्षिण में है। क्लियर है? इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहचान मुख्य रूप से 2012 में इसको एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला जब यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। यूनेस्को क्या है वास्तव में? यूनेस्को जो है यूएन का एक घटक निकाय है। यूएन का एक घटक निकाय है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनेस्को, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में 4 नवंबर को। 1945 में 4 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। यह यूएन का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रगति, समाज, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, जिससे कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें वर्णित न्याय,
कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन सके। यूनेस्को का मुख्य काम कुछ ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में संकट में है, बहुत रिकग्निशन की उनकी ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, ऐसे क्षेत्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करता है। जिनका एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा हो, ऐसे क्षेत्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करता है। भारत में अब तक 39 विश्व विरासत सूची में मोमेंटम आ चुके हैं, यानी कि 39 ऐसे साइट्स हैं भारत में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं। इसमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं। अभी लेटेस्ट में जो भारत का यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया कोई मोमेंटम है, वो है जयपुर शहर को। जयपुर शहर को अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा यह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रिच हो, जहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और वनस्पति में पाई जाती हों, लेकिन वर्तमान में संकटग्रस्त हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट हैं, याद रखेंगे। पहला हॉटस्पॉट जो है वह है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है उसको भारत का पहला प्राकृतिक हॉट स्पॉट घोषित किया गया। क्लियर है? और दूसरा जो हॉट स्पॉट है वह है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। दूसरा है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो ये 2 हॉट स्पॉट हैं भारत के, इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, आप याद रखेंगे। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और दूसरा हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्लियर? इसकी तीसरी सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क पाया जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, याद रखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल के जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। साइलेंट वैली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कीट प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही शांत प्रकार की होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें शोरगुल उसमें ज़्यादा नहीं होता है। केवल जो पशु पक्षी हैं, जो कीट हैं, उनकी थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल साइलेंट है, इसलिए इसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषता है पश्चिमी घाट की? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है और पूर्वी ढाल जो है वह मंद है। इस प्रकार की स्थिति है। क्यों है? क्योंकि पश्चिमी भाग जो था कभी हिमालय, कभी जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ भाग है। यहाँ पर एक समय जब ये टूटा होगा तो टूटने के बाद कोई वस्तु जो है वो स्टिफ होती है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके किनारे बहुत सीधे होते हैं, ढाल का जो स्वरूप होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो ये जो पश्चिमी ढाल है वह कगार का हिस्सा है और इस कगार के कारण यहाँ पर तीव्र ढाल पाया जाता है, जबकि जो पूर्वी हिस्सा है वो मंद ढाल वाला है। यही कारण है कि पश्चिमी ढाल से जो नदियाँ निकलती हैं वो छोटी होती हैं। एक तो जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वो छोटा है, समुद्र से लगा हुआ है बहुत, तो बहुत ज़्यादा दूरी इसमें नहीं है। और दूसरा चूँकि ढाल बहुत तीव्र है तो नदियों का वेग जो होगा वो बहुत तीव्रगामी होगा। परिणाम स्वरूप नदियाँ अपर्दन बहुत कम कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप नदियों को अपर्दन करने के लिए जगह बहुत कम मिल पाती है। इसके कारण वहाँ पर या पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। क्यों करती हैं? क्योंकि पश्चिमी किनारा बहुत तीव्र ढाल वाला है, अपर्दन की संभावनाएं बहुत कम हैं। एक तो समय कम मिल पाता है अपर्दन के लिए, दूसरा चट्टानें बहुत कठोर हैं, चट्टानें बहुत कठोर हैं। तो इस कारण से यहाँ पर मलबे का जमाव नहीं हो पाता, इसलिए नदियाँ अपना जल जो है डायरेक्टली समुद्र में डालती हैं। इसी प्रक्रिया को हम ज्वार नदमुख कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का अवरोधक है। जो पश्चिमी घाट है आपका, वो दक्षिणी पश्चिमी भारतीय जो मानसून है उन हवाओं का एक अवरोधक है, अवरोधक का कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ जो है हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं वो ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं और अच्छी वर्षा करती हैं। यही कारण है कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र का भी जो दक्षिण वाला हिस्सा है,
यहाँ पर चूंकि पर्वतों की ऊंचाई अधिक है, इसलिए जैसे ही दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो पार नहीं जा पाती हैं, संघनित हो जाती हैं यहीं पर ऊपर उठ करके और इस क्षेत्र में भारी वर्षांत करती हैं। इसके लिए एक और आप बात याद रखेंगे कि यही कारण है, इस अवरोधक के कारण ही जो पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर अधिक वर्षात होती है, जबकि पूर्वी हिस्से पर समान अक्षांशों पर होते हुए भी पूर्वी हिस्से पर कम वर्षात होती है, क्योंकि यह जो पूर्वी हिस्सा है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, नदियों के पवनों के विपरीत ढाल पर खड़ा है, पवनों की दिशा के विपरीत ढाल पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। इसके बजाय पश्चिमी क्षेत्र जो समान अक्षांशों पर है, समान ऊंचाई पर है, वहाँ पर भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जैसे महाबलेश्वर, पंचगनी, कुद्रेमुख, लोनावाला, खंडाला और जोग जलप्रपात। शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। शरावती नदी कर्नाटक से बहती है और यह जोग जलप्रपात बनाती है। क्लियर है? जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी बनाती है कर्नाटक में। क्लियर है? इसके अलावा पश्चिमी घाट में कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है वह एक सतत श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है, लेकिन नीचे जो है कुछ विभाजित पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी है, ठीक है ना, अन्नामलाई है, कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी या पर्वत, इस पर्वत का विस्तार कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, 3 राज्यों में है। नाम याद रखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। क्लियर है? नीलगिरी नोट या नीलगिरी गांठ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहाँ पर नीलगिरी नोट या नीलगिरी गांठ के रूप में नीलगिरी पर्वत पाया जाता है, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार सवालों में पूछे जाते हैं इस बारे में। ठीक है, तो नीलगिरी नोट जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, मुख्य रूप से चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, यूकलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। सघन वन यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा साल और सागवान के वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, चंदन के वृक्ष यहाँ पर बहुत आयत में पाए जाते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 इसकी मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का निवास स्थान जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहीं पर एक प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ऊटी। ऊटी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो कि तमिलनाडु में है, और वह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस नीलगिरी की पहाड़ी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। 3 राज्यों में नीलगिरी का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी नोट के नाम से जानी जाती है, नीलगिरी गांठ के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला पर्वत नीलगिरी पर्वत है। चंदन और यूकलिप्टस के जंगल पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई इसकी याद रखेंगे 2637 मीटर। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, और ऊटी यहाँ का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, पर्वतीय पर्यटक स्थल है। क्लियर? इसके बाद आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई का विस्तार कर्नाटक और केरल में है। कर्नाटक और केरल में अन्नामलाई का विस्तार है। इसको याद रखेंगे, कर्नाटक और केरल में अन्नामलाई का विस्तार है। अन्नामलाई शब्द का अर्थ होता है द माउंटेन ऑफ एलिफेंट, हाथियों का पहाड़। ठीक है, अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथियों का पहाड़ अथवा द माउंटेन ऑफ एलिफेंट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। जो पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का सबसे ऊंचा जो चोटी है वह है अनाईमुडी। हिमालय के बाद में ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? पालने की पहाड़ियां, इसका विस्तार तमिलनाडु में है, पूर्णतः तमिलनाडु में है,
और पालनी के पहाड़ी वास्तव में अन्नामलाई पर्वत का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। अन्नामलाई पर्वत का ही पूर्वी विस्तार है। यहाँ का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है कोडाई कनाल। पालनी की पहाड़ियों में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है कोडाई कनाल, याद रखेंगे इसको। कोडाई कनाल तमिलनाडु में ही है, पर्यटक स्थल है, पालनी की पहाड़ियों में है। कार्डेमम की पहाड़ी अथवा इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर इसका विस्तार पाया जाता है। कार्डेमम की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। इसको इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है क्योंकि इलायची जो है वो बहुतायत में यहाँ पर उत्पादित होती है, इसी कारण से इसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। इसके दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ी है। इसके दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी जो है इस प्रकार से है, ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ी है और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वह नागरकोयल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो पर्वतमाला है, जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत पहाड़ी है, उसको हम कार्डेमम के नाम से जानते हैं और इसका दक्षिणी हिस्से को हम जानते हैं नागरकोयल के नाम से। क्लियर है? नागरकोयल जो है कार्डेमम का ही दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वतमाला की। पूर्वी घाट पर्वतमाला एक वलित पर्वत है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है और इसकी उत्पत्ति कुडप्पा भूसन्नति में वलन के कारण हुई थी। कुडप्पा भूसन्नति में वलन के कारण पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। दो चीजें, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और दूसरा इसकी उत्पत्ति कुडप्पा भूसन्नति में हुई थी। कुडप्पा भूसन्नति आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश वाले जो हिस्सा है वहां पर कुडप्पा क्षेत्र पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब यह है कि यह भारत के प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम कौन सा था? अरावली था, और अरावली के जस्ट बाद जिस पर्वतमाला का उत्पत्ति हुई उसका नाम है पूर्वी घाट पर्वतमाला। क्लियर है? पूर्वी घाट पर्वतमाला जो है वह कटाफटा है, एक विस्तारित रूप में नहीं पाया जाता है, जिस सतत रूप में नहीं पाया जाता है जिस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वतमाला पाई जाती है। क्यों कटाफटा है? आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला, जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, वह कटाफटा क्यों है। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल से निकलने वाली दक्षिण से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां इस तरह बहती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां भी इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं, जिनके बीच में पूर्वी घाट पर्वत आता है। नदियां इस क्षेत्र को अपर्दित करती चलती हैं, इस क्षेत्र को अपर्दित करती जाती हैं, जिसके कारण बहुत गहरे गॉर्ज का निर्माण हो रहा है, गैप का निर्माण हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैप जो है बीच में हो रहा है। इसका विस्तार जो है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी, उड़ीसा में है महानदी घाटी, वहां से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी नोट तक इसका विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी नोट तक इसका विस्तार है। यह बहुत ही कटी फटी है क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे से निकलने वाली जो नदियां हैं इस क्षेत्र से होकर के बहती हैं, अपर्दित करती हैं। अत्यधिक कटापटा होने के कारण इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी, पलकोंडा की पहाड़ी, वेलकोंडा की पहाड़ी, पेलकोंडा और वेलकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है, शेषाचलम तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, और तमिलनाडु में जावादी, सेवाराय, पचामलाई और सिरुमलाई, पचामलाई और सिरुमलाई। तमिलनाडु में 4 महत्वपूर्ण पूर्वी घाट पर्वत के क्षेत्र पाए जाते हैं, जावादी, सेवाराय, पचामलाई और सिरुमलाई। ठीक है। जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ परियोजना है, बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है, इसी नल्लामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्लियर है? धन्यवाद आप सबका।